अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है। ये एक बच्चों का डिसऑर्डर है, हम आज इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, इसकी बात करें तो स्पेक्ट्रम जो है वो किसको कहते हैं। स्पेक्ट्रम जो है इसके अंदर डिफरेंट जो सिम्टम्स होती हैं उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी किसी एक बच्चे के अंदर ही मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात का आ जाना उसे हम स्पेक्ट्रम कहेंगे और इस डिसऑर्डर को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दरअसल एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी बच्चे की नशोनुमा के दौरान बच्चे के कुछ स्किल्स होते हैं जो कि नॉर्मल बच्चों के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं और इन बच्चों के अंदर वो डेवलप नहीं हो रहे होते। यानी इन बच्चों की नशोनुमा दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो रही होती। जिन बच्चों को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उनकी डेवलपमेंट भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होती। इनके अगर बात करें हम तो 3 मेजर जो नशोनुमा के हिस्से होते हैं उसमें डिसफंक्शनिंग हो रही होती है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज एरिया में। यानी इन बच्चों की जो लैंग्वेज होती है, ज़ुबान होती है या दूसरों के साथ बात करने का जो अंदाज़ होता है उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। ये बच्चे दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दूसरा है इनकी डेवलपमेंट यानी इनकी नशोनुमा सही तरह नहीं हो रही होती जैसा कि दूसरे नॉर्मल बच्चों की हो रही होती है। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन इनका सही नहीं होता। सोशल इंटरेक्शन से मुराद है कि ये दूसरों के साथ बातचीत नहीं करते, दूसरों के साथ घुल मिल नहीं सकते और इनके बिहेवियरल इश्यूज़ इनमें पाए जाते हैं। उसके बाद है ऑनसेट ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यानी ये कब शुरू होती है ये बीमारी और ये कब तक रहती है। जब बच्चे 6 माह के हो जाते हैं, अमूमन ये 6 माह के बच्चों में ही होता है और 6 माह के बच्चों की जो नशोनुमा होती है जब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो पाती, वो वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनके बच्चों को ऑटिज़म का प्रॉब्लम है। जैसा कि वो सोशली तौर पर इंटरेक्ट नहीं कर पाते। मसलन अगर 6 माह के बच्चे को बुलाया जाए तो वो रिस्पॉन्ड करता है हाँ या नहीं में, या आई कांटेक्ट करके या स्माइल करके। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं ये बिल्कुल भी सोशल इंटरेक्ट नहीं करते, ना वो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ना बाहर किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इसका रेशो देखें तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो होता है इसकी रेशो लड़कियों की निस्बत लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। अब अलामात की बात करते हैं हम कि जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इसकी सिम्टम्स और अलामात क्या होती हैं। इनमें सोशली कम्युनिकेट जो होती है इन बच्चों में वो बिल्कुल नहीं होती। ये सोशली इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करते, दूसरों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इमोशनली भी किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर इनके किसी फ्रेंड या पेरेंट्स में से किसी को चोट लग जाती है तो ये अपने ही काम में लगे रहते हैं, किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। कुछ पूछा जाए तो ये बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते, ना ही अपने इमोशंस को शेयर करते हैं और ना ही किसी दूसरे के इमोशंस को समझते हैं। अगर इनको कहीं पे कोई ख़तरा महसूस हो रहा हो तो भी इनको कोई परवाह नहीं होती, ये अपने काम में लगे रहते हैं और किसी भी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये बच्चे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी शो नहीं करते। यानी इनके चेहरे के तासुरात एक जैसे ही रहते हैं। मतलब नॉर्मली जो इंसान होता है वो नॉन वर्बल या हमारे जो चेहरे के तासुरात वगैरह होते हैं वो ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ये बच्चे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी शो नहीं करते। इनके जो इमोशंस होते हैं वो भी चेंज नहीं होते और ना ही इनके चेहरे के तासुरात बदलते हैं, ये एक जैसे ही रहते हैं। इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं दूसरों के साथ ये भी सही नहीं होते। वो रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं करते, दोस्त नहीं बनाते, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते दूसरों के साथ, ना किसी की चीज़ को यूज़ करते हैं और ना किसी को अपनी कोई चीज़ यूज़ करने देते हैं। दूसरों के साथ खेलना पसंद नहीं करते। आगे हम इनके बिहेवियरल इश्यूज़ में अगर बात करें तो ये बच्चे कोई बिहेवियर भी शो नहीं करते। वो बार बार एक ही चीज़ को, एक ही बिहेव को शो करते हैं
बातों को रिपीट करते रहेंगे। अगर उनकी हम बोलने का अंदाज़ देख लें, उनकी स्पीच देख लें, अगर ये बच्चे कोई एक लफ्ज़ भी बोलते हैं तो इसी लफ्ज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं काफ़ी देर तक। ये चीज़ें जो होती हैं ये अलामत ज़ाहिर करती हैं। और ये चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी भी पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पर अपनी रूटीन को बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देते। अगर वो दिन में कोई चीज़ खाते हैं तो अगले दिन उनको इसी वक्त में वही चीज़ चाहिए होगी। अगर चुप रहना पसंद करते हैं तो चुप ही रहते हैं, और अगर कहीं चले जाएं और वहाँ शोर हो रहा हो तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये शोर क्यों हो रहा है। और अगर इनको स्मेल आ जाए तो वो स्मेल क्यों आ रही है। और अगर ऐसे बच्चे किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाएं तो भी इनके लिए बहुत मुश्किल होती है। और वो चीज़ अगर गुम हो जाए तो वो चीज़ प्रोवाइड ना की जाए तो भी ये बहुत हंगामा करते हैं। और अमूमन अगर बच्चों की ये अलामात होती हैं तो 6 माह में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और अगर 6 माह की एज में नहीं आती ये अलामात तो बाद में भी आ सकती हैं। लेकिन बाद में ये होता है कि ये जो सिम्टम्स होती हैं, ये जो अलामात होती हैं वो ज़्यादा सीवियर होती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे की ये जो अलामात होती हैं ये शो होना शुरू हो जाती हैं। बच्चा जब बड़ा होगा तो किसी न किसी स्टेज पर ये जो सिम्टम्स हैं ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजूहात क्या होती हैं। तो अगर मदर को ड्यूरिंग बर्थ कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। या मदर की एज 40 साल से ज़्यादा हो या 40 साल हो तो भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो। या फिर इसकी कोई जेनेटिक कॉज भी हो सकती है कि अगर फैमिली में रन कर रही है ये कर रहा है ये डिसऑर्डर तो भी बच्चे को चांसेस हो सकते हैं। या अगर मदर का किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर है तो भी चांसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसा कि हमने बात की कि एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो इसको हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑटिस्टिक बच्चा मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं हो सकता, लेकिन ये डिसऑर्डर जो है इसको मैनेज किया जा सकता है एजुकेशनल और बिहेवियरल थेरेपीज़ के ज़रिए। इसके बाकायदा सेशंस चलते हैं और थेरेपीज़ भी, जो इनके रिपीटेड बिहेवियर्स को, जो ये बिहेवियर बार बार रिपीट करते हैं, उनको किसी न किसी तरह से कम कर दिया जाता है। इस तरह एजुकेशनल प्रोग्राम्स के ज़रिए भी बच्चों के रेपिटेटिव बिहेवियर्स को कम करने में हेल्प मिलती है। और इस डिसऑर्डर को हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन मैनेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।